नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बीआरएस राजस्थान न्यूज़ चैनल में। जी हां, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जी हां, आज की बड़ी खबरें। जी हां, सबसे पहली खबर लेते हैं दोस्तों की आरोग्य हेतु ऐप ने साफ किया है कि खतरे में किसी भी यूजर्स की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति लोगों को आगाह करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मंगलवार देर रात एक जानकारी आई है। उसमें ऐप ने किसी भी प्रकार की कोई भी डेटा की सुरक्षा उल्लंघन नहीं है। दरअसल एक फ्रांसीसी सिक्योरिटी रिसर्च इलियट एडरसन ने ट्वीट करके दावा किया था कि आरोग्य हेतु ऐप में खामियां पाई गई हैं। इसमें सुरक्षा की समस्या। उसका कहना था कि 90 मिलियन भारतीयों को गोपनीयता दांव पर है। क्या आप मुझसे निजी संपर्क कर सकते हैं? इसके जवाब में आरोग्य सेतु ऐप ने लंबे बयान जारी करके कहा गया है कि हमें ऐप के संभावित मुद्दे को और सुरक्षा को हैकर द्वारा सतर्क किया गया है। इसके बारे में हमने हैकर के साथ चर्चा की है, लेकिन हैकर द्वारा किसी भी यूजर्स की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी खात्मे में नहीं पाई गई है। आपको बता दें कि इस ऐप को अब तक 9 करोड़ भारतीयों ने डाउनलोड किया है। इसे कई जगह अनिवार्य भी कर दिया गया है। यह ऐप यूजर्स को यह जानकारी देने में मदद करता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है या नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस ऐप में निजता एवं डेटा सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि फर्जी आरोग्य ऐप सेतु ऐप से भी सरकार की तरफ से सावधान रहने को कहा गया है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, मेरी सरकार, माई गाँव .com वेबसाइट पर उपलब्ध है। लोगों को आगाह किया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए यदि कोई भी आरोग्य सेतु ऐप का लिंक भेजने का दावा करे तो उसे क्लिक न करे, वो वायरस हो सकता है। ऐसे में यदि कोई भी ऐसा लिंक आपके सामने रिपोर्ट आए तो उसकी रिपोर्ट करें। जी हाँ, तो इसी के साथ में दूसरी बड़ी खबर लेते हैं कि नितिन गडकरी ने कहा है कि कुछ शर्तों के साथ जल्द होगी सार्वजनिक परिवहनों की शुरुआत। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच सड़क एवं परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी ने इस बात के संकेत दिए कि सार्वजनिक परिवहन को जल्दी शुरू करने के संकेत दिए गए। गडकरी ने कहा है कि ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन देते हुए कहा है कि पिछली 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्दी शुरुआत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए परिवहन एवं राजमार्गों को खोलने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इसके साथ ही गडकरी ने कहा है कि कुछ गाइडलाइंस के साथ जल्दी सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत की जाएगी। नितिन गडकरी ने बस एवं कार ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। हालांकि उन्होंने बस और कार चलाते वक्त हाथ को धोने, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क जैसी सुविधा का उपयोग करने के लिए भी आगाह किया गया है। आपको बता दें कि बस और कार ऑपरेटर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि उनका मंत्रालय सार्वजनिक परिवहन के लंदन मॉडल को अपनाना चाहता है। वही सरकार कम धन से कम है और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय बस और ट्रक निकाय के खराब मानकों की ओर भी इशारा किया। गडकरी ने उनकी अच्छी प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया जो लंबे समय तक स्वदेशी उद्योग के लिए आर्थिक रूप से स्वीकार्य है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक और कुछ राज्यों में 29 और 30 मई तक बढ़ा दी गई। इसी दौरान रेलवे और हवाई सेवाएं ठप है। हालांकि अगली खबर है दोस्तों की कर्नाटक सरकार ने विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध वापस लिया। प्रवासी मजदूरों की वापसी हो गई मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक से प्रवासी कामगारों की घर वापसी अब मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि कर्नाटक की हैदराबाद सरकार ने प्रवासी कामगारों को उसके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए जो विशेष ट्रेनों का चलाने का अनुरोध किया गया था वो वापस ले लिया गया। एक समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डरों ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की और मजदूरों के घर लौटने के बाद निर्माण क्षेत्र में सामने आने वाली भयावह कामगार संकट के अवगत कराया। अब राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध वापस ले लिया। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए नोडल अधिकारी एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एन मंजुनाथ प्रसाद ने दक्षिण पश्चिम रेलवे से बुधवार को छोड़कर दिन में एक सप्ताह में 5 दिन तक रोज 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की गुजारिश की थी। कर्नाटक सरकार चाहती थी कि बिहार के दानापुर से लिए हर रोज 3 ट्रेनें चला जाए, लेकिन अब प्रसाद ने पत्र लिखकर कहा है कि विशेष ट्रेनों की जरूरत नहीं है। हालांकि कर्नाटक में अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार मौजूद हैं और घर वापसी करना चाहते। उसका कहना है कि उसके पास न तो पैसा है और न ही रोजगार है। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारी एम मंजुनाथ ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि कल से ट्रेन सेवा की जरूरत नहीं है। ऐसे में ट्रेनों की मांग से जुड़ा पत्र वापस ले लिया गया है। वही रेल अधिकारी को बताया है कि उसके राज्य सरकार की ओर से विशेष ट्रेन चलाने को वापस लेने का पत्र भी मिल गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि इस मसले पर मंजुनाथ प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भवन निर्माताओं ने मुख्यमंत्री से कहा था कि यदि प्रवासी मजदूर को वापस भेज दिया गया तो कामगारों की भारी कमी होगी और भारी समस्या पैदा हो सकती हैं।
आपको बता दें कि भवन निर्माण की दलील है कि लॉकडाउन में छूट के चलते निर्माण का सामग्री तो आपूर्ति में मिल रहा है, लेकिन मसला है मजदूरों और कामगारों का। वो यहाँ से सब कुछ चले गए तो कामगारों की कमी पड़ जाएगी और इसी बात भयानक समस्या हो सकती है। इसी बीच मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मजदूरों से रुकने की गुजारिश भी की है और उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद की जाए, ऐसा भरोसा दिलाया है। वही यूपी, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रवासी कामगार शहर में प्रदर्शन करते हुए घर वापसी की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि कामगारों की अपनी मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन के साथ साथ पुलिसकर्मियों पर हमले भी करने चालू हो गए हैं। अगली खबर लेते हैं दोस्तों कि भारत में फंसे विदेशी और एनआरआई वापस जा सकेंगे। ग्रीन कार्ड, ओसीआई और 1 साल के वीज़ा के लिए जैसी शर्तें रखी गई हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने देश में फंसे विदेशियों और एनआरआई को वापस भेजने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन ऐसा कई लोग अब विदेशों में वापस जाना चाहते हैं। इसकी सुविधा के लिए गृह मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी किए हैं। अब ऐसे लोगों अपने गाँव और अपने घरों तक वापस जा सकेंगे। सरकार ने ऐसे लोगों को वापस जाने के लिए सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड, ओसीआई और 1 साल के वीज़ा जैसी शर्तें रखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 17,000 विदेशी और एनआरआई फंसे। इसमें से विदेशों को नौकरी करने वाले बहुत सारे वापस जाना चाहते हैं। सरकार ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है। विदेश जाने वाले लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जाने का खर्च भी वहन यात्री खुद को देना होगा। जिस देश में जाना चाहते हैं वहां पर कम से कम 1 साल का वीज़ा होना अनिवार्य है। ग्रीन कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होना अनिवार्य है। मेडिकल इमरजेंसी या परिवार में किसी भी मृत्यु होने की स्थिति में 6 माह के लिए वीज़ा पाने वाले भारतीय नागरिकों को भी जाने की इजाज़त दी जाएगी। यात्रा के लिए टिकट कन्फर्म होने से पहले भारत सरकार उन देशों से बात करेगी जहाँ से वे नागरिक वापस जाना चाहते हैं। अगर वहाँ की सरकार इजाज़त देगी तभी ऐसे नागरिकों को वहाँ जाने की इजाज़त होगी। इसके साथ ही लोगों को उनके नॉन शेड्यूल कमीशनल फ्लाइट से वापस भेजा जाएगा, जिसके जरिए विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भी वापस ला सके। यात्रा के पहले सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यात्रा के दौरान सभी को स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतने होगी। यात्री को अंडरस्टैंडिंग देनी होगी। और इसके साथ में अगली खबर लेते हैं दोस्तों की घर वापसी के लिए महाराष्ट्र में फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए क्लिनिक और रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर लंबी लाइन लगे मजदूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वापस उनके राज्य तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार और मंगलवार को राज्य के अलग अलग शहरों में मजदूरों की भारी भीड़ प्राइवेट क्लिनिक के सामने फिटनेस सर्टिफिकेट को लेने के लिए उमड़ी। इनके अलावा भीड़ पुलिस स्टेशन पर भी नजर आ रही है, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद मजदूरों को पुलिस स्टेशन या जिला मुख्यालय पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही वे ट्रेन या बस में अपने राज्य तक जा सकेंगे। मुंबई में करीब 7 लाख से अधिक लोग हैं जिन्हें दूसरे राज्यों में जाना है। एक बार सर्टिफिकेट जारी करने के बाद कितने दिन तक उसका इस्तेमाल किया जा सके, इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। आपको बता दें कि घर वापसी के लिए लगने वाले दस्तावेज में हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसके लिए सरकारी अस्पतालों से निजी क्लिनिक के सामने प्रवासी मजदूरों की कतार लगी हुई है। कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर 500 रुपये तक सर्टिफिकेट के लिए शुल्क ले रहे हैं। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भारत सरकार के डॉक्टरों से अपील की है कि 100 से अधिक शुल्क हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए न लिया जाए। 10 मिनट में एक सर्टिफिकेट। आपको बता दें कि डॉक्टर के अनुसार सही तरीके से सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक व्यक्ति को 10 मिनट लगता है। पहले उसकी बॉडी टेम्परेचर की चेक किया जा रहा है, फिर सिर दर्द, जुकाम या बुखार की हिस्ट्री ली जा रही है, उसके बाद ही उसको सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी का अभाव बनी मजदूरों की सबसे बड़ी चुनौती। धारावी में रहने वाले राधेश्याम मिश्रा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले वे एक पाइप बनाने वाली कंपनी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते। लॉकडाउन के बाद उसके ठेकेदार ने भी उसकी मदद नहीं की और अब वे पूरे परिवार के साथ वापस अपने उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं। शुरू से ही 2 दिनों में उसे पता नहीं चला कि लॉकडाउन में घर लौटने के लिए क्या प्रक्रिया। कुछ स्थानीय लोगों ने उसकी पूरी प्रक्रिया समझी तो पूरे दिन खड़े होने के बाद मंगलवार शाम को उन्हें डॉक्टर के फिटनेस सर्टिफिकेट मिला। अब उसके सामने एक और चुनौती है कि धारावी पुलिस स्टेशन से घर जाने का पास लेने की। राधेश्याम ने इस तरह की कई हजार मजदूर है अभी भी मुंबई में फंसे हुए हैं। अगली खबर लेते हैं दोस्तों की कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हो गया 50,000। 1654 लोगों की मौत, स्वस्थ होने की दर 28.72। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना रोगियों की संख्या लगातार का इजाफा हो रहा है। इसी बीच मंगलवार की शाम 111 और कोविड-19 रोगियों की मौत हो गई। इसके अलावा मौत का आंकड़ा 1654 तक पहुंच गया, जबकि रोगियों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक कुल रोगी
50,391 दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 12 घंटे में 111 लोगों की मौत हो गई और 2680 नए मामले आए। मंत्रालय ने बुधवार की शाम को कोरोना आंकड़ों के अपडेट करना बंद कर दिया गया, इसीलिए ताज़े आंकड़े गुरुवार की सुबह ही आएंगे। हालांकि मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों में आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं कि नए मामले में बढ़ोतरी 2,958 की है। स्वस्थ होने की दर में भी काफ़ी अच्छी है और 28.72 है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15,525 रोगी है, सर्वाधिक 617 लोगों की मौत हुई। वही दूसरे नंबर पर गुजरात है, वहाँ पर 6,245 रोगी है और 368 लोगों की मौत हो गई।